उत्तराखंड से खबरें। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज ऋषिकेश दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री सरस मेले का शुभारंभ करेंगे। वोकल फॉर लोकल के तर्ज पर पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। मुनि की रेती के पूर्णानंद ग्राउंड में मेले का आयोजन होगा और इस दौरान स्वयं सहायता समूह के बने उत्पाद के स्टॉल्स लगाए गए हैं। उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब महंगा हो गया है। प्रदेश में नए सर्कल रेट लागू कर दिए गए हैं और नए सर्कल रेट में 2 साल बाद बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें 9 से 12% तक की ये बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 2 साल पहले इजाफा देखने को मिला था। तेजी से निर्माण कार्य और जमीनों की खरीद फरोख्त की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। अब जमीन खरीदने के साथ ही बहुमंजिला आवासीय भवन में घर और व्यावसायिक भवनों में दुकान खरीदना भी महंगा होगा। उत्तराखंड में आज भी तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। खासतौर पर देहरादून, हरिद्वार, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल के लिए अलर्ट जारी किया गया। कहीं कहीं तेज हवाएं भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन ने ऊपरी इलाकों में सैलानियों के जाने पर रोक लगा दी है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। विकासनगर में सहसपुर के 4 लेन हाईवे पर एक कार में आग लग गई। कार ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से खाक हो गई। कार सवार देहरादून से हरबटपुर की तरफ जा रहा था। जो प्लांट है हाईवे वालों का, जबरदस्त आग है इस गाड़ी में। मुझे नहीं लगता कोई इसमें बचा है। विकासनगर की ये तस्वीर, जहां पर अचानक ही कार में आग लगी और पूरी की पूरी कार ही जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि कार सवार वक्त रहते कार से बाहर निकल आया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। उसने खुद ही इस घटना के बाद वीडियो भी बनाया है। आग कैसे लगी यह भी साफ नहीं है, लेकिन कार देहरादून से हरबटपुर की तरफ जा रही थी। जो प्लांट रुद्रप्रयाग के बसु केदार क्षेत्र में गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शाम होते ही गुलदार बस्तियों के पास दिखाई देने लगता है। बीती रात गुलदार बड़ेठ गांव के पास देखा गया। गुलदार की चहलकदमी से इलाके के लोग दहशत में हैं। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की है। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत अपने करीबी दोस्तों के साथ आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। ऋषिकेश पहुंचे रजनीकांत की कुछ तस्वीरें सामने आई है, जिसमें वो बच्चों के साथ दिख रहे हैं। रजनीकांत पत्तल पर परोसा खाना खाते भी दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि रजनीकांत बद्रीनाथ धाम के दर्शन करेंगे और द्वाराहाट के योगदा आश्रम भी जाएंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हुई, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार अब पूरी तरह से सतर्क है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर पूरे राज्य में छापेमारी की गई। सिरप के सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक पूरे प्रदेश से 63 सैंपल लिए गए हैं। 15 दिन के भीतर इनकी रिपोर्ट्स आएंगी। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। के तहत 63 सैंपल कफ सिरप से लिए हैं और अभी सारे इंस्पेक्टर को आदेशित कर दिया गया है कि कोई भी दवा इस तरह की हमारे स्टेट में न बिके जो कि जानलेवा हो सकती है। और आम लोगों से क्या अपील है, कितने साल के बच्चे से ले सकते हैं, कितने के लिए घातक है? मैं आप सभी लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप 4 साल से नीचे किसी भी बच्चे को ये कोई कफ सिरप न पिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही घातक है और इसको यूज करने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें और जो भी दवाइयाँ आपने ऐसी अपने घर में रखी हैं उनको ज़रूर आप डिस्ट्रॉय करें, फ्लश कर दें।
मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत हुई और अब तक कई बच्चों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने सभी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है और लापरवाही न बरतने की हिदायत दी गई है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड में नकली दवा पकड़े जाने के मामले आपने आए दिन सुने होंगे, लेकिन जब से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आए, उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री के लोग भी परेशान हैं। दवाइयों के बेजा इस्तेमाल से लेकर बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही दवा को घातक बताया जा रहा है। देखिए, दवा तो यदि बिना प्रिस्क्रिप्शन के और बिना डॉक्टरी सलाह के ली जाएगी तो वो तो हार्मफुल होगी ही होगी। जो दवा बनती है उसकी लेबोरेटरी जांच तो अवश्यंभावी होती है, अनिवार्य रूप से करवाई जाती है। और जहाँ पर इन दवाओं की आपूर्ति की जाती है वहाँ पर भी इन दवाइयों की जांच करवाई जाती है। और सरकारी विभाग में होने के नाते मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब सरकारी में भी जब अस्पतालों में दवा आती है तो उसकी जाँच भी अस्पतालों द्वारा करवाई जाती है। वहीं केमिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि बिना डॉक्टर के पर्चे के दवाई या सिरप नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में डॉक्टर अपने पर्चे के बजाय किसी पर्ची पर दवा लिखकर दे देते हैं, जिस पर दवा देने को लेकर केमिस्ट भी असमंजस में पड़ जाते हैं। जो इंटीरियर के हमारे क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे ये हरबटपुर, सहसपुर या इधर हो गए डोईवाला, यहाँ पे जो है डॉक्टरों के द्वारा पर्चे नहीं लिखे जाते जो सरकारी अस्पताल से हैं, वो पर्चियों पे लिख के दे देते हैं दवाई का नाम। तो उसमें बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाती है हमारे लिए। उसमें हम जो है दवाई देते हैं तो हमारे लिए दिक्कत है और नहीं देते हैं तो भी दिक्कत है। एक बात तो तय है कि बिना डॉक्टर की सलाह से दवा को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों को लोग हल्के में लेते हैं और डॉक्टर के बजाय सीधा केमिस्ट से दवा खरीदना ज्यादा आसान समझते हैं, जो बाद में मरीजों को बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। IIT रुड़की में IAHS यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें 40 देशों के 700 से ज्यादा वैज्ञानिक हिस्सा ले रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में जल संसाधनों के प्रबंधन और संरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है। आपदा प्रबंधन को लेकर भी बात होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव आनंद वर्धन शामिल हुए। ऑब्लिगेशन है और इससे डेफिनेटली इस विषय पर काफ़ी जो यहाँ विचार विमर्श होगा, जो भी इसके रिजल्ट्स आएंगे, जो भी डिस्कशंस होंगे, जो भी साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट होंगे, उसका इस क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान रहेगा। किस तरह से पूरा विश्व मिल के ये जो पानी की जो समस्या फ्यूचर में आ सकती है या आने वाली है, किस तरह से हम जो है डिजाइन करें नई टेक्निक, जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं, जो वर्चुअल आजकल लैब्स हैं, एजुकेशन में उसको किस तरह से लेके आए, फ्लड मैनेजमेंट करना तो कैसे करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे मैनेज करना है, लैंडस्लाइड्स होता है तो क्या किस तरह क्यों हो रहा है, उस पर क्या कैसे मैनेज कर सकते हैं। त्योहारी सीजन शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है और इसी के साथ चोरी, छिनैती, लूट जैसी वारदात भी बढ़ जाती है। हर साल की तरह इस बार भी पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावे किए हैं। त्योहारों का मौसम आते ही बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। खरीदारी के इस दौर में दुकानदारों के साथ साथ अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं बाजारों में लगातार बढ़ रही घटनाओं को देखते हुए महिलाओं की मांग है कि भीड़ भाड़ वाले बाजारों में गश्त बढ़ाई जाए, जिससे महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। पहन नहीं होती है त्योहार पे, यहाँ कोई पुलिस की व्यवस्था हो तो लेडीज कंफर्टेबल फील करे, पहन सके अपने त्योहारों के दिनों। और मोबाइल वगैरह सब चीज़ की फैसिलिटी हो जाती है। पेरेंट्स को भी टेंशन रहती है कि बच्चे गए हुए हैं, मोबाइल ना खींच जाए। अगर पुलिस हो, कोई भी एड मिले तो हम कंफर्टेबल हैं। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,
जिसके लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी रखी जा रही है और सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा रही है। साथ ही साथ जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं जहाँ बाजार में हमारी खासकर महिलाएं ज़्यादा जाती है, उनको देखते हुए हमने इस बार प्राइवेट में भी कुछ महिला कर्मियों को नियुक्त किया। खासकर पलटन बाजार हो जहाँ पर करवा चौथ से पहले मेहंदी के जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग लगाते हैं, भीड़ होती है, वहाँ पर प्राइवेट महिला कर्मियों को लगाया गया जिससे ऐसे लोग पर नज़र रखी जा सके, खासकर कोई छेड़खानी की वारदात ना हो। और जैसा कहा गया कि कोई पर्स चोरी और छिनौती की वारदात भी कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन में सुनने को आ जाती है, तो इसके लिए थोड़ी पिकेट हमारी जो व्यवस्था है, पेट्रोलिंग की व्यवस्था है, खासकर थाना कर्मियों को कहा गया, थाना प्रभारी को कहा गया कि वो पैदल गश्त करें ऐसे बाजारों में, जिससे कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी रहे। त्योहारी भीड़ और रौनक के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है कि अपराधियों की हर चाल पर लगाम लगाए ताकि त्योहारी सीजन में लोगों की खुशियों पर किसी अपराधी की नजर न लगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में धराली आपदा के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्र में पर्यटन व्यवसाय पटरी पर लौटने लगा है। गौमुख ट्रैक पर 16 सितंबर के बाद अब तक 1000 से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं। वहीं गड़तांगली और नीलांग घाटी में सैलानियों से पूरी घाटी गुलजार दिख रही है। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन की माने तो आने वाले दिनों में यहां अच्छी संख्या में सैलानी पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड में पहली बार पिथौरागढ़ के गूंजी में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है। बॉर्डर टूरिज्म को नया मुकाम देने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन के लिए देश भर के खिलाड़ी पहुंचेंगे और पर्यटन विभाग ने इसे ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसे गुंजी में 2 नवंबर को देश भर के साहसिक खिलाड़ियों का जमावड़ा लगने जा रहा है, जहां पहली बार अल्ट्रा मैराथन का आयोजन हो रहा है। मैराथन में खिलाड़ी 10,500 फीट से 15,000 फीट की ऊंचाई तक दौड़ लगाएंगे। मैराथन के लिए 5 कैटेगरी तय की गई हैं। पहली कैटेगरी में 60 किलोमीटर, दूसरी में 42, तीसरी में 21, चौथी में 10 और पांचवी में 5 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। और पांचों कैटेगरी में देश भर के कुल 554 खिलाड़ी भाग लेंगे। मैराथन जीतने वालों के लिए 2 लाख का इनाम भी दिया जाएगा और इस अल्ट्रा मैराथन के लिए खिलाड़ी 25 अक्टूबर से पहुंचने शुरू होने लगेंगे। फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 60 किलोमीटर रखा है इस साल। अगले वर्ष उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो आने वाले समय में वाकई में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, वहाँ के होम स्टेज को प्रमोट करने के लिए एक बहुत बड़ा एक अभियान हो। जो प्लेयर्स हैं हमारे पूरे देश से आज की डेट तक 554 रजिस्ट्रेशन हमारे ऑनलाइन हो चुके हैं। इसमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश से प्लेयर्स आ रहे हैं। वर्तमान में हम उनकी आवासीय व्यवस्था वहाँ पर देखने के लिए गए थे, अभी वो देख रहे हैं, भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं। उच्च हिमालय में ऐसा आयोजन पहली बार होने जा रहा है और इस अल्ट्रा मैराथन के जरिए बॉर्डर इलाकों में साहसिक खेलों को बढ़ावा देकर पर्यटन के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।